द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फारूक आदिल साहब। फारूक आदिल साहब BBC और एक्सप्रेस अखबार के लिए कालम लिखते हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से जर्नलिज्म की तालीम हासिल की और ये सदर ममनून हुसैन के प्रेस सेक्रेटरी और एडवाइज़र रह चुके हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब लियाकत अली साहब। लियाकत अली साहब लाहौर के नामवर दानिश्वर और वकील हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ और आज हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। और जैसा कि हमारे नाजरीन को मालूम है कि कुछ उम्मीद हो चली थी कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे, लेकिन फिर लगता है कि उसमें रुकावट आ गई है। तो फारूक साहब, आपके ख्याल में जो हमारा मीडिया है वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की इम्प्रूवमेंट के रास्ते में क्या वो रुकावट नहीं है? मसलन वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इंडिया के बारे में कि जी हमारा ये अजली दुश्मन है और ये मक्कार दुश्मन है और जिसका चेहरा मकरूह है। तो इस तरह की लैंग्वेज अगर आप मीडिया इस्तेमाल करेगा तो किसी भी गवर्नमेंट के अगर वो इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करना चाहे तो एक रुकावट नहीं बनेगा, ये बयानी जो है? आप सही कहते हैं शकील साहब, चौधरी साहब, बात बिल्कुल ठीक है कि मीडिया एक बहुत बड़ी रुकावट भी हो सकती है और किसी रास्ते को खोलने का बहुत बड़ा जरिया भी हो सकता है। और जिस जुबान की तरफ आपने निशानदेही की वो हमारे मीडिया की जुबान है। लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की जुबान है, या अगर आप प्रिंट मीडियम छोड़ भी दें, वरना तो प्रिंट मीडियम में भी चंद एक अखबार भारत के छोड़ के बाकी वहाँ भी, यानी मुझे याद पड़ता है जिस जमाने में मैं आज टेलीविजन में था, दूर दराज कहीं बंगाल के पास किसी बेकरी में एक धमाका हुआ और वो बड़ा लोकल नौयत का था कि कोई उसमें आपका अल्लाह भला करे कोई तो सिलेंडर वगैरह फट गया था, वो उसमें भी पाकिस्तान आ गया हो। तो बात ये है कि ये दो तरफा है, और ये दो तरफा क्यों है, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात, बहुत सारे यानी इदारे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें काम करते हैं। तो ये दो तरफा है, ये एक तरफा नहीं है। अच्छा लियाकत साहब, आप कैसे देखते हैं इस बात को कि इंडिया का मीडिया भी उतना ही नेगेटिव है पाकिस्तान के बारे में, उतना ही हॉस्टाइल है जितना कि पाकिस्तान का मीडिया इंडिया के बारे में है? बल्कि मुझे इसमें याद आता है कि जब राजीव गांधी आए थे यहाँ तो नवाए वक्त की एक खातून रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि इंडिया का मीडिया पाकिस्तान के बारे में इतना हॉस्टाइल क्यों है। तो उस पर उन्होंने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो मीडिया है इट इज़ मोर हॉस्टाइल टू मी देन टू पाकिस्तान। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखें जी, जो पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया का जो मीडिया है उसको अगर ये कहा जाए कि ये ट्विन सिस्टर्स हैं, ये जो दोनों जुड़ पाई हैं और एक ही तरह की ये इनका रद्द-ए-अमल होता है। और जब मोदी की मुखालफत करनी हो तो वो उसको पाकिस्तान के साथ मुलव्वस कर देते हैं, जब पाकिस्तान में जब मोदी की मुखालफत करनी हो तो नवाज शरीफ को मोदी का यार कह देते हैं। ये तो हमारे सामने के वाक़यात हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहे तो मीडिया उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकता, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया इतना ताकतवर नहीं है कि वो यहाँ के ताकतवर हलकों की मुखालफत अफोर्ड कर सके। और जब भी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने भारत के साथ ताल्लुक़ को ओपन करना चाहा है, ताल्लुक़ बनाना चाहा है, तो मीडिया उसकी राह में रुकावट नहीं बन सका। जी, मीडिया तो उस वक्त राह में रुकावट बनता है जब हमारी तरफ से या उनकी तरफ से जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो ताल्लुकात को नॉर्मल करना नहीं चाहती। आज अगर दोनों इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर लें कि हमने ताल्लुकात को नॉर्मल करना है तो मीडिया में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो उसकी मुखालफत कर सके या उसकी राह में रुकावट बन सके। ये महज मेरे ख्याल में एक बहाना है कि मीडिया नहीं करने देता। अच्छा फारूक साहब, हमारे यहाँ आप नवाए वक्त के लिए भी कालम लिखते रहे हैं, तो मजीद निज़ामी साहब हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट थे। तो उनका सर एक फेवरेट वो है, एक उनकी ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश, उन्होंने कहा था कि मुझे एटम बम मैं बन जाऊं और मुझे मिसाइल पे बांध के इंडिया पे गिरा दिया जाए। और एक दफ़ा ज़ियाउल हक
सदर ज़ियाउल हक ने उनको कहा कि निज़ामी साहब आप मेरे साथ इंडिया चलें, तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर इंडिया गया तो मैं टैंक पे बैठ के जाऊंगा। और हमारे औरिया मकबूल जान साहब एक मशहूर मीडिया पर्सनैलिटी हैं, वो खुल के कहते हैं कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात वो कुरान और इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। तो जब इस तरह का माइंड सेट हो तो क्या किसी भी हुकूमत के लिए जो है ताल्लुकात बनाना इंडिया के साथ क्या आसान है, मुमकिन है? तो साहब मेरे लिए आप मुश्किल और पेचीदा सवाल चुन के रख लेते हैं, तो मैं आपसे दोस्ताना एहतजाज इस पे करता हूँ, और इसके साथ ही मैं तायद करता हूँ, फिर नाम भूल गया, इकबाल साहब ना, लियाकत साहब की बात की तायद करता हूँ कि जब स्टैब्लिशमेंट चाहती है तो सारे रास्ते हमवार हो जाते हैं, और जब स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। मैं इसकी तायद करता हूँ, और ये बुनियादी पते की बात है, नुक्ते की बात है, इसको पकड़ लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान में चाहे मीडिया हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे उनका सियासतदान हो, वो तारीख का जबर है कि 1000 साल तक या 900 साल तक वहाँ मुसलमान हुक्मरान रहे हैं। उनके साथ बुरा या भला जैसा कैसा भी सलूक हुआ, वो तारीख का हिस्सा है, वो उसको नहीं भुला पाते, और वक्तन फवक्तन उसका इजहार करते हैं, और वो अमलन इजहार भी उसका होता है। तो जब हम मीडिया में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से बाज हम पाकिस्तान हॉस्टाइल सिचुएशन देखते हैं, तो उसका हमें यानी परताव नजर आता है उनके तर्ज अमल में। इस चीज को जो हमने जिक्र किया निज़ामी साहब का या औरिया मकबूल जान का, निज़ामी साहब और औरिया मकबूल जान को बाहम मेरा ख्याल है ब्रैकेट नहीं करना चाहिए। जो आपके निज़ामी साहब हैं, निज़ामी साहब ने जो कुछ किया, आई थिंक मैं ये महसूस करता हूँ कि इंडिया की वो जो लीडरशिप है, जो 1000 साल का गम खाए बैठी है और हर लम्हे उसका हिसाब चुकाने की बात करती है, उसका रिएक्शन है निज़ामी साहब मेरी नज़र में। और क्या मकबूल जान साहब के और मसाइल हैं, आई थिंक उनकी जहाँ से चाबी हिलती है उसका जिक्र अभी कर दिया लियाकत साहब ने। तो वो ये वही है कि मुमकिन है कि आप कुछ अरसे के बाद उसकी तावील कुरान और सुन्नत से ही देनी शुरू कर दें कि इंडिया के साथ अब ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं क्योंकि अब इंडिया ठीक हो गया है। तो ये दो एक सी बातें नहीं हैं, और इसका यानी इसका इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा यानी कोई बेसिक मसला नहीं है। बेसिक मसला वही है जहाँ की निशानदेही हो चुकी। अच्छा फारूक साहब, आपने ये कहा कि इंडियंस को जो है ना, जो 1000 साला जो है मुसलमान को जो रूल है मुसलमानों का, वो याद सता रही है या वो तंग करती है। तो क्या हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम ये समझते हैं जी कि दो कौमी नजरिया, अगर हिंदू और मुसलमान आराम से नहीं रह सकते और वो दो कौमी नजरिए के खिलाफ है उनका आराम से रहना, तो क्या दो मुसलमान और हिंदू दो मुल्क अलहदा हो गए, अब वो अगर आराम से रहेंगे तो वो भी दो कौमी नजरिए की एक तरह से नफी हो जाएगी। तो ये हॉस्टिलिटी जो है, मेरी फेसबुक पे एक साहब ने लिखा जी, एक मिनट, बिल्कुल नहीं नफी होगी जी, एक मैं अर्ज करूं, मेरे फेसबुक पे एक साहब ने लिखा, बड़े पेट्रियाटिक आदमी है वो, शायर भी हैं, एक गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर भी हुए, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की बका के लिए हिंदुस्तान की दुश्मनी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और सर हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी जो है हिंदू की दुश्मनी और इंडिया की दुश्मनी जो है वो उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। मसलन गुलाम अहमद परवेज साहब जो लिबरल कुरानिक स्कॉलर समझे जाते हैं, उन्होंने एक किताबचा लिखा है हिंदू क्या है और क्या करना चाहता है, और वो नवाए वक्त ने सीरियलाइज किया 2004 में, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि हमारे नौजवान हिंदुओं को पैकरों के धोखे में इंसान समझते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो कितने खूंखार दरिंदे और मक्कार लूमड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या है ना। तो इस तरह की लैंग्वेज जब हमारा एक मेन स्ट्रीम अखबार छापेगा, तो आप क्या क्या समझते हैं कि अगर इंडिया का कोई अखबार मुसलमानों के बारे में ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करे तो क्या रिएक्शन होना था पाकिस्तान में उसका? नहीं तो वो इस्तेमाल नहीं करते। ये वाजपेयी साहब ने जब वो कत्लो गारतगरी हुई उनके सूबे में,
तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है उससे। तो ये किसके बारे में कहा था? मुसलमानों के बारे में ही कहा था। तो ये वहाँ ये सेंटीमेंट तो वहाँ मौजूद है, लेकिन मैं इस सेंटीमेंट का, जिसका आपने गुलाम अहमद परवेज साहब के रेफरेंस से जिक्र किया, ये जो नवायब कैंपेनिंग करता है, मैं उसका कायल नहीं हूँ। अच्छा, आपने सर ये कहा कि वाजपेयी ने ये कहा, तो मेरे ख्याल में वाजपेयी की ये बात नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की बात थी। उनसे जब पूछा गया यस कि क्या जी बिल्कुल, क्या आप दुरुस्त मुसलमानों कहते हैं, आप दुरुस्त कहते हैं, जो वो फसादात में मारे गए उस पर आपको अफसोस नहीं है? तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो इंसान है, कुत्ते का भी इंसान को गम होता है, उसका भी दुख होता है। तो उसको हमारे यहाँ एक और तरीके से लिया गया। लियाकत साहब, आप कैसे देखते हैं इस बात को? मैं कहता हूँ कि आप जब औलिया जान मकबूल की या और ऐसे गुलाम अहमद परवेज को कोट करते हैं, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं है, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। कि आप औलिया जान मकबूल की बात करते हैं कि जी वो हिंदुस्तान से दुश्मनी को कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ समझता है। मेरा ख्याल है कि हमेशा जो सेन वॉइसेस होती हैं उनकी बात करनी चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी नहीं है, हिंदुस्तान में एक पैरेलल बयानिया मौजूद है जो मोदी की पॉलिसी, जो रुजत पसंदाना पॉलिसी और इंतहा पसंदा पॉलिसी हैं, उनको मुस्तरद करता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी सेन वॉइसेस हैं और पाकिस्तान में भी सेन वॉइसेस हैं। इसलिए इन पर इन्हिसार करके एक हॉस्टिलिटी की फ़ज़ा बताना और उसको पोज करना कि बहुत दुश्मनी है, ऐसी बात कोई नहीं है। मुझे कई दफ़ा हिंदुस्तान जाने का इत्तफाक हुआ है, बहुत से लोगों से मिला हूँ, सियासी लोगों से भी मिला हूँ, सियासी वर्कर से भी मिला हूँ, दानश्वरों से भी मिला हूँ। वहाँ मुझे कोई ऐसी हॉस्टिलिटी नज़र नहीं आई और आम लोगों में भी नज़र नहीं आई। ये सियासी एजेंडा होता है वोट लेने का। जब मोदी कहता है कि जी कोई ऐसी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो वो वोट लेने का तरीका है। पाकिस्तान में क्योंकि हिंदू इतनी तादाद में नहीं है, इतनी तादाद में गैर मुस्लिम नहीं है हिंदू, इसलिए हमारे यहाँ हिंदुओं के ख़िलाफ़ हर किस्म की चीज़ छप सकती है। हिंदुस्तान में 18 करोड़ 20 करोड़ मुसलमान हैं, इसलिए कोई पार्टी भी उनको नाराज़ करने का हौसला नहीं कर सकती, रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए वहाँ जो सूरत हाल है वो हमसे मुख्तलिफ है और हमारी सूरत हाल उनसे मुख्तलिफ है। इसलिए आप जिनकी बात करते हैं, ये मेरा ख्याल है कि कल कोई कह दे कि जी हाफिज़ सईद ने ये कहा, तो भाई हिंदुस्तान में लोगों ने कहा, मैंने कहा भाई हाफिज़ सईद उनका हमारा कहाँ से नुमाइंदा आ गया? वो तो MPA भी नहीं बन सकता। हमारी पार्लियामेंट की बात करें, वहाँ कोई रेजोल्यूशन हुआ, हमारे मुंतखब नुमाइंदों की बात करें। जिनकी आप बात करें ये किसी के नुमाइंदे नहीं हैं। ये तो जैसे फारूक साहब ने कहा है कि कल कोई और आ गई लाइन, कुंडी हिल गई, तो उन्होंने कह देना कि जी कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है भारत से ताल्लुकात ठीक करना। ये कुंडी हिलाने वालों को पोज ना करे पाकिस्तान के नुमाइंदे। अच्छा फारूक साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया के बारे में जो नॉलेज है, क्या कितना अच्छा है? हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एक्सपर्टीज ऑन इंडिया, क्या इस वक्त हमारे मीडिया में या एकेडमिया में कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बारे में हम कह सकें कि जी ये इंडिया पे एक्सपर्ट्स हैं और जिनको मीडिया में रिस्पेक्ट दी जाती हो, सोसाइटी में रिस्पेक्ट दी जाती हो? देखिए, मैं इस आपके असल ये जो सवाल है, इससे पहले जो लियाकत साहब ने एक बात की उसके बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, लियाकत साहब ने कहा कि जब वहाँ वोट लेना होता है तो इस तरह का सेंटीमेंट जगाया जाता है। मेरी फीलिंग ये है कि गुज़िश्ता 2-3 इंतखाबात भारत में जो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट पे लड़े गए हैं और वो इस पर लोगों ने वोट लिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पे जो लड़े गए हैं, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो लिबरल तबका है, जो लिबरल दानिश्वर हैं, वो खतरा महसूस करते हैं भारत के अंदर। मोदी साहब ने भारत के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया इस तर्ज अमल से। तो वहाँ ये सेंटीमेंट मौजूद है जिसकी वजह से लोगों को वोट मिल जाते हैं। तो वहाँ पॉपुलर सेंटीमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ भी और मुसलमानों के खिलाफ भी। फारूक साहब, ये जो अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, उसमें तो मोदी का ये जो स्टैंस है वो पिट गया है। मसलन ममता बनर्जी का जीतना, वो मुसलमान वोटों के बगैर जीत ही नहीं सकती थी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि लियाकत साहब जरा सा 1 मिनट मुझे दे दें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि गुज़श्ता 3-4 जो इंतखाबात हैं वो एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पे लड़े गए हैं, ये एक हकीकत है। लेकिन उसके बाद सूरत हाल पलटनी भी चाहिए, पलटती भी है। यानी जो अभी स्टेट्स के इंतखाबात हुए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो हुआ, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वहाँ ये सेंटीमेंट मौजूद है और उससे फ़ायदा उठाया जाता है। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।
इसके मुकाबले में पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है। इसके बावजूद नहीं है कि इसको बाज ताकतवर तबके हवा भी देते हैं, इसके बावजूद हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ये सूरत हाल मौजूद नहीं है। दूसरी बात जो अभी आप फरमा रहे हैं चौधरी साहब, इसमें कोई शुबा नहीं कि हमारे यहाँ भारत को समझने वाले और मैं तो भारत को बहुत ज्यादा समझने वालों में शुमार खुद को नहीं करता क्योंकि मेरा मौजू ही और है, लेकिन हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कोई और ऐसी अंडर करंट्स हमारे यहाँ मौजूद हैं जो उन चीजों से ऊपर चले जाते हैं और वो एलिमेंट शायद पीछे चला जाता है और वो अपनी प्रॉपर बात नहीं कर पाता और उनकी बात पे से तवज्जो भी बाज़-औक़ात नहीं दे पाते लोग, या और वजूहात होती हैं जिनकी वजह से वो नजरअंदाज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं पाकिस्तान। जी फारूक साहब, आपने अभी कहा कि इंडिया में एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट की बुनियाद पे पिछले 2-3 इलेक्शंस लड़े गए। तो सर, एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान मेरे ख्याल में दो डिफरेंट एरियाज हैं। एंटी पाकिस्तान होना एक और चीज है और एंटी मुस्लिम होना एक दूसरी चीज है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, और सर मैं यही कह रहा था कि हमारे यहाँ कुछ असम्पशंस, मफरूजे बना लिए जाते हैं कि जी इंडिया में 3-4 इलेक्शंस जो हैं वो एंटी पाकिस्तान या एंटी मुस्लिम बुनियाद पे लड़े गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है, 22 करोड़ की आबादी में एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें कि यार ये इंडिया पे एक्सपर्ट है, इसने 5 किताबें लिखी हैं, इसने 50 आर्टिकल्स लिखे हैं, ही नोज इंडिया लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। एक तरफ तो हमें यह कहा जाता है कि जी इंडिया हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वजूदी खतरा है, और दूसरी तरफ हमारी सीरियसनेस का ये आलम है कि 22 करोड़ के मुल्क में एक बंदा भी ऐसा नहीं जिसके बारे में हम कह सकें कि वो एक्सपर्ट है, जो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके कि इंडिया में हो क्या रहा है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ ये गलत फहमी है कि जी 3-4 इलेक्शन जो हैं वो एंटी पाकिस्तान बेसिस पे लड़े गए। तो सर, पिछला जो इलेक्शन है उससे पहले पुलवामा हुआ था, उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान का एक फैक्टर था, लेकिन किसी भी आप इंडियन से, किसी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, वो कहते हैं 2014 के इलेक्शन में ये एक बड़ा फैक्टर नहीं था। हल्का फुल्का किसी ने जिक्र कर दिया हो तो कर दिया हो, अगर ये फैक्टर होता तो नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन पे नहीं बुलाता। लियाकत साहब, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? मेरा ख्याल है जी, जो आपने बात की कि पाकिस्तान में एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है इंडियन अफेयर्स की, ये बात आपकी दुरुस्त है। मुझे कुछ महीने पहले साउथ एशियन स्टडी सेंटर जो पंजाब यूनिवर्सिटी में है, उसके एक प्रोफेसर साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि भी आपने कोई अच्छी किताब RSS पे छापी है या कोई रिसर्च करवाई है? तो उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च है इंडिया के बारे में या उनकी सियासी जमातों के बारे में, वो 2 नेशन थ्योरी के फ्रेमवर्क में है। वो अभी तक 2 नेशन थ्योरी के फ्रेमवर्क से बाहर आकर उन्होंने स्टडी नहीं की। दूसरी ये बात आपने कही कि वहाँ देखें, जब आप पुलवामा होगा, बॉम्बे होगा और ये पार्लियामेंट पे अटैक होगा, तो एक एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट मौजूद है, और ये एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है ये ज़्यादा काउ बेल्ट में है, जिसको आप नॉर्थ इंडिया कहते हैं। जब जूलू आप साउथ को जाते हैं या बंगाल में जाते हैं, वहाँ एंटी इंडिया पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है वो निस्बतन कम है। जैसे फारूक साहब से मैं भी कह रहा था कि जो इस दफ़ा केरला में बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिली, पिछले इलेक्शन में उसको एक सीट MLA की मिल गई थी, इस दफ़ा वो भी नहीं मिली, और कम्युनिस्ट पार्टी पहले इसकी निस्बत 10 सीटों से ज़्यादा से जीती है और वजाइन जो चीफ मिनिस्टर बने हैं। यही ममता बनर्जी का हाल है। लेकिन ये काउ बेल्ट में मोदी का असर मौजूद है, और उन स्टेट्स में जिसको आप 6 स्टेट्स जो गाय जहाँ बहुत ज़्यादा जिसका उसको एहतमाम से पूजा जाता है, वहाँ एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट मौजूद है। और लेकिन इसके बावजूद यूपी में देख लें कि जो नया बजट आया है उसमें योगी जो है उसने 379 करोड़ जो है दीनी मदारस को दिए। इसका मतलब है कि वो भी मुस्लिम वोट को वू करना चाहता है। इसलिए इसको हिंदुस्तान के बारे में एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे देना कि वहाँ एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट है, मेरा ख्याल ये बहुत ही उमूमी बयान है। अच्छा फारूक साहब, अभी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, इन्होंने काफ़ी सारे ट्वीट्स किए कि मोदी जो है वो फाशिस्ट लीडर है और छोटे लोग बड़े ओहदों पे आ गए हैं। उसामा बिन लादेन को तो वो शहीद कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को वो फाशिस्ट कहते हैं। हमारे एक और फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं रहमान मलिक साहब, उन्होंने ये कहा कि मोदी जनूबी एशिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है।
सर इस तरह के बयान जब देते हैं हम, तो क्या वो इंडिया पाकिस्तान पीस के हक में जाते हैं? अभी उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज भेजा था सेहत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उस पे हमारे एक वजीर साहब ने ये कमेंट किया कि आप आखिरी आदमी होंगे जिनकी गुड विशेस हमें चाहिए हैं। तो क्या डिप्लोमेसी इसी तरह कंडक्ट की जाती है या इसी तरह की जानी चाहिए? तो अंडर 19 गवर्नमेंट तो यही करेगी ना। शकील साहब, मैं आपकी से फारूक साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी, मुझसे ना ही पूछे। नहीं फारूक साहब, ये जो हमारी गवर्नमेंट रोज कहती है कि जब तक 370 को वो उसको स्क्रैप नहीं करते उस वक्त तक उनसे कोई बात नहीं हो सकती, क्या आप समझते हैं कि मोदी छोड़ के कोई भी हुकूमत आ जाए, क्या वो 370 जो है उसको दोबारा रिस्टोर कर देगी? अच्छा, मुझे इजाजत दें कि मैं जवाबी तौर पे आपसे सवाल पूछूं। अच्छा, मेरा ख्याल है नहीं मैं जवाब देता हूँ। मेरा ख्याल है एक सेकंड मतलब बात ही कर रहे हैं ना, इसी मौजू पे बात कर रहे हैं। मैं ये सवाल करता हूँ कि हमारी हुकूमत अगर ये कहती है तो ऐसा क्यों हुआ कि बाजवा साहब ने कहा कि नहीं अब हम इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने जा रहे हैं और बगैर 370 के, तो ये क्या इशू क्या है? हमारे सर प्राइम मिनिस्टर साहब, वो जो हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब, उन्होंने एक दिन कहा कि 370 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिस वक्त ये हुआ भी था अगस्त 2019 में, उस वक्त भी हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने कहा था कि 370 को तो हमने कभी तस्लीम ही नहीं किया था, उसकी स्क्रैपिंग से हमें क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जब ये कहा तो 2 दिन बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया था उस पर। इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दिन कहा कि इंडिया से तजारत होगी और 2 दिन बाद कहा कि नहीं होगी। तो क्या क्या इंप्रेशन जाता है इस तरह की चीजों से बैनुल अक़वामी कम्युनिटी में हमारा? बहुत बुरा जाता है कि ये तो कोई इस तरह कोई स्टेट्स इस तरह तो नहीं चलती, स्टेट्समैन ऐसे तो नहीं होते। लेकिन मेरा ख्याल है लियाकत साहब को आप मशवरा मौका दें बात करने का। उन्होंने एक मुश्किल सवाल मेरी तरफ फेंका तो मैंने गुजारिश की कि देखें ये हुकूमत या हमारी स्टेट के अंदर 2 पॉलिसीज चल रही हैं। आर्मी चीफ ने एक बात कही, वजीर आज़म दूसरी बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अंदर इख्तलाफ हमारी स्टेट के अंदर ही मौजूद है इस मौजूद पर, और हमने उसको बजाय इसके कि संजीदगी के साथ एनालाइज करके कोई पॉलिसी बनाए, हम पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तो ये दुरुस्त बात नहीं है मेरा ख्याल है। अच्छा फारूक साहब, हम इसमें थोड़ी सी बात मजीद अगर कश्मीर की करें। मेरा जो है लियाकत साहब को मौका तो दें बात। मेरा फारूक साहब ख्याल है कि अब जो 370 है वो वापस नहीं जा सकता। ये कोई सोचता है तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। चाहे कांग्रेस की हुकूमत आ जाए, चाहे किसी और की हुकूमत आ जाए, ये इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी और वो किसी के पास भी नहीं आएगी, और कोई भी रिस्क नहीं लेगा कि इसको वापस करे। हाँ, 35A वापस हो सकता है, वो मैं मान लेता हूँ, लेकिन 370 जो है ना वो वापस नहीं होगा। और हमें इसी सूरत हाल में हमने हिंदुस्तान से नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। अगर कोई समझता है कि 370 वापस करवा के और किसी प्रेशर के, क्योंकि उन पर प्रेशर तो कोई है ही नहीं, इंटरनेशनली भारत पे कोई ऐसा दबाव नहीं जिसके नतीजे में वो 370 को वापस ले दें, और पाकिस्तान के दबाव को वो कुछ समझता ही नहीं है। इसलिए हमें इस गिवन सिचुएशन में 370 को एज इट इज़ कबूल करते हुए भारत से मुज़ाकरात आज करें, कल करें, 2 माह करें, 2 साल बाद करें, इसी तरह ही करने पड़ेंगे और इसके बगैर कोई चारा ना हो। अच्छा फारूक साहब, बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड जो है ख़ास तौर पे ये बात करते हैं कि जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लाइन ऑफ कंट्रोल को कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर मानने के, चाहे हम जितनी मर्जी हाई वो जो है एरी फेरी बातें करते रहें, लेकिन हकीकत यही है। तो इस सिलसिले में सर MB नकवी साहब ने 88 में एक मजमून लिखा था हेरल्ड में, द बेस्ट ऑफ एनिमीज़। तो उसमें उन्होंने यही लिखा कि 65 की जंग के बाद हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए था कि हमने एक दफ़ा ताकत इस्तेमाल करके देख ली कश्मीर का स्टेटस चेंज करने के लिए, तो वो हम कामयाब नहीं हुए, तो हमें ये मान लेना चाहिए था और वी शुड हैव मूव्ड ऑन। तो मैंने ये बात की उन्हीं दिनों में आगा शाही साहब से कि जी MB नकवी साहब ये कह रहे हैं, तो आगा शाही साहब कहने लगे
कि एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन ये जो बात उन्होंने की है ना एक्सक्यूज मी, तो ये पंजाबियों को कौन समझाएगा? पंजाबी 60% है पाकिस्तान का। पिछले दिनों मैंने ज़ियाउद्दीन साहब का इंटरव्यू किया, डॉक्टर नाजर महमूद हैं, वो भी एक कालम नवीस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। उन्होंने बात इसी तरह की कि कश्मीर के मसले का और कोई हल नहीं है, रियलिस्टिक हल नहीं है। तो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या हुआ है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की जो ऑब्सेशन है कश्मीर के साथ, इसका पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है? आप क्या कहते हैं इस मसले में? ये तो आपने बहुत ही यानी पेचीदा किस्म का सवाल किया। मेरी गुजारिश तो सिर्फ इतनी है कि हम अपनी तारीख पे नज़र डालें 1964 से लेकर के 1999 तक कि जो कुछ हमने कश्मीर में किया है, क्या उससे कश्मीर के केस को हमने कुछ स्ट्रॉन्ग किया है या तबाह किया है। तो पता ये चलता है कि जब हमने कश्मीर में कोई ख़ास तौर पे अस्करी मुहिमजोई की, उससे हमें नुकसान हुआ और हमने अपना सफारती जो वज़न था उसको कम किया। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि इन हाउस हम किसी एक नुक्ता नज़र पे नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट एक नुक्ता नज़र पे होती है, पॉलिटिशियन दूसरी नुक्ता नज़र पे होते हैं। मसलन मैं 1953 और 1958 के अखबारात पढ़ने का मुझे मौका मिला, तो उस मौके पर भी हुक्मरान जमात को, मसलन फिरोज खान नून को और इससे पहले ख्वाजा नाज़मुद्दीन को, इन दोनों को गद्दार तक कहा जाता रहा कि ये कश्मीर को बेच रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ को कहा जाता रहा। तो ये जो असल में तो हम खुद, हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, कौमी सतह पर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं कि हम दुनिया के सामने अपने मुकदमा पेश कर सकें। इससे हमें नुकसान पहुंचा, वरना हमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर जमे रहना चाहिए। उन्हीं से रास्ता निकलेगा, चाहे वो चनाब फार्मूले से निकले, चाहे जैसे आप कह रहे हैं उससे उस तरह से निकले, चाहे कोई और रास्ता निकले। आप अपने बुनियादी मौक़िफ़ पर कायम रहें मजबूती से, और इन हाउस आपका ऑर्डर ठीक हो, आपकी आवाज़ एक हो, आपकी हिकमत अमली एक हो, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अच्छा सर, आपने यूएन रेजोल्यूशंस की बात की, तो यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें एक अपना अमेरिकन स्कॉलर हैं क्रिस्टीन फेयर, वो एक सेमिनार से खिताब कर रही थी और एक पाकिस्तानी स्कॉलर, फुल ब्राइट स्कॉलर वहां पहुंच गया और उसने यूएन रेजोल्यूशंस की बात शुरू कर दी। तो वो क्रिस्टीन फेयर कहने लगी कि पाकिस्तान में लोग यूएन रेजोल्यूशंस की बात करते हैं और वो बगैर पढ़े बात करते हैं। तो उस फुल ब्राइट स्कॉलर से, जिसका नाम एहतशाम था, उन्होंने पूछा कि आपने पढ़े हैं यूएन रेजोल्यूशंस? तो उसने कहा जी मैंने नहीं पढ़े। तो उसने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि यूएन रेजोल्यूशंस में है क्या। उसमें पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान विल विड्रॉ ऑल इट्स ट्रूप्स एंड कॉम्बेटेंट्स, जो भी पंजाबी पठान वहां गए हैं, इंडिया बोथ, पाकिस्तान विल विड्रॉ फर्स्ट और इंडिया विल विड्रॉ द बल्क ऑफ इट्स फोर्सेस। यानी अगर 100 इंडियन ट्रूप्स हैं तो वो 51 को वापस बुला ले तो बल्क वापस चला गया। और उसके बाद फिर जो है, इंडिया विल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर, प्लेबिसेट एडमिनिस्ट्रेटर, देन प्लेबिसेट इज टू बी हेल्ड। तो वो कहती जी पाकिस्तान ने तो पहली शर्त ही कबूल नहीं की, और जब ये यूएन में रेजोल्यूशन आया भी था उस वक्त भी पाकिस्तान बड़ा नाखुश हुआ था इससे। लेकिन आज जो है पाकिस्तान में किसी को ये बात नहीं बताई जाती। तो लियाकत साहब, आप कैसे देखते हैं यूएन रेजोल्यूशंस पे जो हमारा इसरार है, जो हम करते हैं कि जी यूएन रेजोल्यूशंस गोया एक हमारा वो है, पैनासिया है कि सारी बीमारियों का इलाज यूएन रेजोल्यूशंस में है। एक जुमले की इजाजत चाहूं, आपका आइन भी यही कहता है और हमारा कौमी मौक़िफ़ है ये, अब आप उससे हट नहीं सकते। जी लियाकत साहब, लियाकत साहब, कैन यू हियर मी? लियाकत साहब का मेरे ख्याल में कनेक्शन का इशू हो गया। अच्छा फारूक साहब, कौमी मौक़िफ़ जो है ना जी, आपने अभी कहा कि हमें तो खुद पता नहीं है कि हमारा मौक़िफ़ है क्या, तो इस पे तो कोई क्लैरिटी है नहीं। सर, यूएन की रेजोल्यूशंस के भी एक और भी मसला आता है कि खुद यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया है कि जी ये आप आपस में जो है दोनों मुल्क तय करें, और शिमला में भी पाकिस्तान ने और इंडिया ने एग्री किया कि जी ये म्यूचुअली तय होगा। तो सर, एक और चीज़ जो पाकिस्तान में लोगों को नहीं बताई जाती
वो है कि 1947 में अक्टूबर में जो हुआ, सिकंदर बलोच साहब एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जो नवाए वक्त में कालम भी लिखते हैं। 2013 में उन्होंने कालम लिखा कि हमने जो है ट्राइबल इन्वेजन जो कराया वो सबसे बड़ा फैक्टर था कि कश्मीर का इल्हाक इंडिया के साथ हो गया, और फिर हमने वहां की सप्लाईज बंद कर दी क्योंकि सारी सप्लाईज उनकी रावलपिंडी से जाती थी जिसकी पेमेंट हो चुकी थी। और वो लिखते हैं, और ये देखिए नवाए वक्त में छपा जो सबसे पेट्रियाटिक अखबार समझा जाता है। और हमने उस वक्त जबकि कश्मीरियों का दिल जीतने की हमें कोशिश करनी चाहिए थी, हमने उनको भूखों मारने की कोशिश की और ट्राइबल इन्वेजन हुआ। फिर हमने कभी उसको डिप्लोमेटिकली करने की कोशिश नहीं की, हमने ये समझ लिया कि बस कश्मीर तो पके हुए फल की तरह हमारी झोली में आ गिरेगा। और सर उसके बाद भी सरदार पटेल ने ऑफर की कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं और कश्मीर ले लें। सरदार शौकत हयात ये लिखते हैं अपनी किताब में कि मैंने लियाकत अली खान से कहा कि ये बड़ी अच्छी ऑफर है, आप इसको एक्सेप्ट कर लें। तो लियाकत अली खान ने कहा कि शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद दक्कन जैसी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है वो छोड़ के कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। और ये बात सिर्फ सरदार शौकत हयात ने नहीं लिखी, फिरोज खान नून ने भी लिखी है, चौधरी मोहम्मद अली ने भी लिखी है, और सरदार इब्राहिम जो पहले प्रेसिडेंट थे एजेके के, उन्होंने भी ये लिखी है। जी सर। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन आप एक ये दो काम और कर लें कि एक तो चौधरी मोहम्मद अली की किताब देख लें, एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, ज़हूर पाकिस्तान, और दूसरी बेनेंट की किताब भी देख लें जिसमें उसने वो हैदराबाद और आपके जो कश्मीर के मामला जो एक्सेशन उसने कराए, तो बेसिकली उससे पता उस किताब का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स जी। तो उसमें उन दोनों को पढ़ के ये लगता है कि बेसिकली इंडिया ने कश्मीर के मामले को रोके रखा जब तक कि हैदराबाद दक्कन का मामला हो न जाए, और इस दौरान में फिर जब जैसे वो चीज़ें एक तरफ चली गई तो उसके बाद ये है कि 4 दिन का तो सारा खेल था जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह भी उनके साथ थे, और उन्होंने सारे मामला जो हैं वो बिगाड़ के रख दिए। जाहिर है कि इसमें हमारी तरफ से भी गलतियां थी, इसमें कोई शुबा नहीं, और उधर से एक पूरी मिली भगत थी हुकूमत की भी और बरतानवी हुकूमत या लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा सर, आप इसको मानते हैं कि सरदार पटेल ने ये ऑफर की, और ये तो बात है सर 47 की, अक्टूबर नवंबर 47 की। माउंटबेटन केम टू लाहौर ऑन 1 नवंबर 1947, उस वक्त की बात है। हैदराबाद दक्कन में तो जो इंडियन मिलिट्री एक्शन या पुलिस एक्शन जिसको वो कहते हैं वो हुआ था सितंबर 48 में। तो ये जो है जब आपको प्लेट में रख के कश्मीर मिल रहा था तो आपने कहा कि नहीं हमें तो हैदराबाद दक्कन चाहिए। फिर सर आपने जूनागढ़ की एक्सेशन, सर एक मिनट, जूनागढ़ की एक्सेशन सर कबूल की आपने। तो जूनागढ़ की ना पाकिस्तान के साथ सरहद लगती थी, ना वहां की मेजॉरिटी मुसलमान थी। उस पे सर एम्बेसडर शाहिद अमीन, फॉर्मर एम्बेसडर शाहिद अमीन ने ये लिखा है अपनी किताब में कि जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके हमने कश्मीर पे अपना केस इरोड कर लिया। अब हमें बताया जाता है कि जी पाकिस्तान की तो शाह रग है कश्मीर। उस वक्त जो हमारे कायदीन थे उस वक्त उनको कश्मीर इतना अहम नहीं लगता था। तो लियाकत साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये जो आप बात करें ये तो KH खुर्शीद ने जो जिना की मुमारिज़ लिखी हैं बारे में, जो मुमारिज़ लिखे हैं उसमें भी ये वाक़या है कि कश्मीर के बारे में, और उनका ख्याल था कि जिना साहब इज़ ए ग्रेट टैक्टिशियन और वो किसी न किसी तरह इस मसले को हल कर लेंगे और वो कश्मीर भी ले लेंगे और हैदराबाद भी ले लेंगे, लेकिन ये दोनों उनको ना मिल सके। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का शुरू दिन से ही, जैसे ये जो कबायली लश्कर वाली गलती थी, ये बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान ने। और देखे कबायली लश्कर को वन ऑफ द जो उसका कमांडर था वो रेलवे का एम्प्लॉई था खुर्शीद अनवर, जो बाला गुलाम अहमद का रिश्तेदार था, मेजर। और जब वो कब्ज़ा होने के कहते हैं कि वो शहर पर कब्ज़ा होने के करीब आया तो वो हनीमून मनाने जो वो पेशावर चला गया। इसलिए ये हमारा जो ये कबायली लश्कर वाला मामला था, ये तो जो इलीगली
सूबा सराद की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया था, उसको लोगों के गुस्से को डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर की तरफ उनको लगा दिया गया और वो लश्कर तैयार किया गया कयूम खान है कि चलें जी कश्मीर हासिल करें, बजाय इसके कि वो अपनी गवर्नमेंट के डिसमिस होने पर कोई एहतजाज करें, उन्होंने इसको कश्मीर भेज दिया। कश्मीर जो है ना, हमारा हमेशा जो हमारी अंदरूनी सियासत है उसको हैंडल करने का एक तरीका रहा है। भुट्टो साहब भी इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते थे और दूसरे लोगों ने भी, हुक्मरानों ने इसको इसी तरह किया है। जैसे 5 फरवरी को हर साल हड़ताल की कॉल दे देते हैं। जनाब इसका क्या फ़ायदा है? आप ये करेंगे 5 फरवरी का एक दिन की जो सैलरी है वो किसी डोनेशन के लिए दें। आप 28 जुलाई को कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ वहाँ कर रही है वो क्या है? वो कश्मीर की आज़ादी की बात है। वहाँ कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता कोई उम्मीदवार जब तक वो ये हलफनामा ना दे कि वो कश्मीर की आज़ादी के ख़िलाफ़ और कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ के हक़ में है। और जो 12 नशिस्तें हैं कश्मीर असम्बली की, वो तो पाकिस्तान में हैं, जो महाजरीन के नाम पे हैं, और वो सारी जो सारी वही पार्टी जीती है जिसकी पंजाब में हुकूमत होती है। इस दफ़ा आप देख लेंगे कि वो सारी पार्टी जो हैं नशिस्तें वो PTI जीतेगी। और ये कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर को डेमोक्रेटिक बनाने की ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक राइट्स देने की ज़रूरत है, वो हम देते नहीं और भारत से कश्मीर लेने की जद्दोजहद करते रहते हैं। वहाँ पाकिस्तान में एक कश्मीर काउंसिल बनाई हुई है। कश्मीर काउंसिल की पेश की इजाज़त के बगैर कोई लेजिस्लेशन कश्मीर असम्बली में नहीं हो सकती और उसके चेयरमैन बेलिहाज ओहदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं कश्मीर काउंसिल की। और इसी तरह एक गिलगित काउंसिल है। हमें जो, अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से आ मिले, तो इसके लिए पाकिस्तान के जो ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्परस और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में और हेल्थ में और रोज़गार के हवाले से ज़्यादा उसको अच्छा और बेहतर बनाना होगा। यही वो इंसेंटिव है जो हिंदुस्तान के कश्मीरियों को पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए हम दे सकते हैं। तो फारूक साहब, ये जो हम बात करते हैं वो इसी सूरत में मुमकिन है ना कि हमारी आज़ाद डेमोक्रेटिक पॉलिसीज हो। हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक, पूरे मुल्क में। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वो पाकिस्तान ही का जी फारूक साहब, फारूक साहब, ये जो कहा जाता है कि भाई हम कश्मीरियों के सेल्फ डिटर्मिनेशन की सपोर्ट करते हैं, तो सर सेल्फ डिटर्मिनेशन तो ये नहीं होती ना कि जी आपका जो राइट है वो या तो आप इंडिया के साथ इल्हाक करें या पाकिस्तान के साथ करें। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का तो मतलब यह है कि आप जो भी फैसला करेंगे हम उसका एहतराम करेंगे। और अब अगर कश्मीर में AJK में कोई बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है, उससे आप ये हल्फ उठवाते हैं कि जी आप इसकी जो एक्सेशन है पाकिस्तान के साथ, इस नजरिए को मानते हैं, तो क्या ये निगेशन नहीं हो जाती सेल्फ डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट की? अब ये तो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के कानून का मामला है ना, तो ये वहाँ उनको ये चीज़ करनी चाहिए और इसके लिए कोई मूवमेंट हमें पाकिस्तान में नज़र तो नहीं आ रही कि ऐसी कोई हो। और लेकिन अगर पाकिस्तान अगर ये कहता है कि हम उसकी सपोर्ट करते हैं, तो एक तो उसकी किस बुनियाद पे कहता है कि वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो इंडिया के साथ तो नहीं है, वो हमारे साथ ही है, इसलिए वो हम उसकी सपोर्ट करते हैं। और अगर इस चीज़ को इरोड कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई आवाज़ उठाए। ये दानिशवराना सतह पे बात हो रही है ना, अवामी सतह पर तो ऐसी कोई बात नहीं। और जो इंडिपेंडेंट कश्मीर वगैरह की बात करते हैं, वो यानी इसी बहुत ही उनकी कोई मेजॉरिटी कोई ऐसी कोई वक़्त है तो नहीं ना उनकी पार्लिमानी पॉलिटिक्स में, तो वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। वो तो अगर करते हैं तो आए, ये बात अपनी करें, उसको चेंज करा लें। वो तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया उनको कितनी कवरेज देता है? क्या कोई टीवी एंकर उनको बुला के पूछेगा कि भाई आप इससे खुश हैं कि नहीं खुश? ये तो 74 में जो कश्मीरियों को हमने आइन दिया उनका बना के, उसमें था ये। उसके तहत कोई कश्मीरी इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता जब तक के वो तो उसको खत्म करा दे। कौन खत्म कराएगा सर? कितना इजी है ये। वो जिसको ये नहीं चाहिए वो उसके खिलाफ तहरीक चलाए। वो तो तहरीक चलाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को तो उस तहरीक का भी नहीं पता सर। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कोई अहमियत नहीं देता। तो भाई अब अहमियत तो ली जाती है ना, यानी ये कोई आपके हक जेब में डाल देगा?
ये तो आप अपनी ताकत से लेंगे। सर अगर पाकिस्तान की स्टेट ये समझती है कि हम जेन्युइनली सेल्फ डिटर्मिनेशन के कायल हैं कश्मीरियों की, तो स्टेट खुद क्यों नहीं खत्म कर देती इसको? जी लियाकत साहब, आप क्या कहेंगे इसको? नहीं, पाकिस्तान नहीं सर, नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं बात होगी, ऐसे नहीं बात होगी। ये कोई बात है? जी बताइए। ये आप क्या बात कर रहे हैं? जी बताइए। एक मुतालबा एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उसकी वकालत किए चले जा रहे हैं। आपको क्या पड़ी इस बात की? जिसका मसला है वो आए, बात करें। मकबूजा कश्मीर से आवाज उठती है, वहां से उठे। आजाद कश्मीर से आवाज उठ रही है, यहाँ से उठे। पाकिस्तान में बसने वाले जो 12 नशिस्तों वाले कश्मीरी हैं, उनकी तरफ से बात होती है, वो करें। आप किस हैसियत से ये बात कर रहे हैं? मैं इस हैसियत से बात कर रहा हूं सर कि पाकिस्तान की स्टेट ये कहती है कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं कश्मीरियों की, एंड द स्टेट इज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ दिस क्लेम, इसलिए कि कश्मीरी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया उनको कोई अहमियत नहीं देता। तो सर ये जो है ना, एक उसूली बात है। जी लियाकत साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें जी, वो पाकिस्तान जो है ना, अपने जो आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, उसके बारे में बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार है कि वो हम वहाँ मुकम्मल आज़ादी मांगते हैं जो इंडियन कश्मीर है, और ये नहीं समझते कि जो जम्मू है, जब अभी शुरू में इस गुफ्तगू के शुरू में चनाब फार्मूले की बात की फ़ारूक साहब ने, तो चनाब फार्मूले के बाद तो फिर भी वहाँ जो इंडियन के पास किस हिस्सा रहेगा उसमें मुसलमान रह जाएंगे। मसलन जम्मू जो रीजन है उसमें 30% मुसलमान है। लद्दाख के मुसलमानों का क्या होगा? वैली के मुसलमानों के जो ओवरवेलमिंग की, वो जो वैली है श्रीनगर वैली, वहाँ मुसलमान है ओवरवेलमिंग। तो खुद जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, भारत का मुसलमान है, वो तो कश्मीरियों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता। वो समझता है कि भारत की यूनियन में कश्मीर ही एक ऐसी रियासत है जो जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है। अगर हिंदुस्तानी यूनियन से ये निकल गया तो ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के लिए, और हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म का कमज़ोर होना या उसका ख़त्म होना जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई ऐसा खुशाइंद बात नहीं है। इसलिए वो आप भारत में कहीं भी चले जाएं, भारत में रहने वाला मुसलमान जो है, और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया का मुसलमान जो है, वो कश्मीरियों की जो आज़ादी है उसके साथ ख़ुद को आइडेंटिफाई नहीं करता। हता कि वो लोग भी जो रोज़ मोदी को रिजेक्ट करते हैं, जो रोज़ मोदी को उसको जो है उसकी मजम्मत करते हैं, अवैसी भी जो है वो कश्मीरियों के साथ अपने आप को नहीं कहीं खड़ा पाता, वो तो उनकी मुखालफत करता है। इसलिए जब ये हम कह देते हैं कि कश्मीर को एक आज़ाद किसी फार्मूले के तहत, मेरा ख्याल है कि ये हम जो है बिल वास्ता तौर पर हिंदुस्तानी और भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना अपनी लाइन इख्तियार करते हैं। अच्छा फारूक साहब, सैयद अली गिलानी जो हैं पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर कश्मीरी लीडर हैं, उनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं वो एक गैर मुस्लिम मुआशरे में सेकुलर निज़ाम के तहत नहीं रह सकते, और ये इसी तरह है जैसे कि मछली को पानी के बगैर रहना पड़े। तो अगर दो कौमी नज़रिए के तहत कश्मीरी इंडिया के साथ नहीं रह सकते, तो फिर इंडिया के जो 20-25 करोड़ मुसलमान हैं वो कैसे उसके तहत रहेंगे? और अगर दो कौमी नज़रिया अब भी वैलिड है, तो फिर क्या पाकिस्तान में इस वक्त दो कौमें हैं, एक मुसलमान और दूसरे गैर मुस्लिम, या पाकिस्तान में इस वक्त एक ही कौम है और वो है पाकिस्तानी कौम, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशंस? आप कैसे देखते हैं इस मसले को? देखें, पाकिस्तान में क्या कौम है क्या कौम नहीं है, ये तो कायदे आज़म ने अपनी तकरीर से वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान अब बन गया है, और पाकिस्तान बनने के बाद अब हम क्या हैं ये वाज़े कर दिया गया है। और यही बात, हाँ जी बिल्कुल। और नंबर 1 और नंबर 2, जो कुछ अली गिलानी, जो कुछ आपका दो कौमी नज़रिए की बात पाकिस्तान मूवमेंट के वक्त थी, वो एक और तनाजुर में बात थी। हमें यानी एक गालिब और बेरहम अक्सरियत में ज़लब होके तबाह हो जाने का खतरा था। उसके बचने के लिए ये एक हल हमारे यानी बुजुर्गों ने निकाला, और उसमें कश्मीर भी शामिल था। और कश्मीर, आप ये कहते हैं ना कि बड़े सगीर की जो तकसीम का फार्मूला और जो भी एजेंडा था उसका नामुकम्मल एजेंडा है, तो वो तो उस तनाजुर में ये बात कह रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने इंडिया को ऑप्ट कर लिया, दिलो जान से तस्लीम कर लिया, वो वहाँ रहें,
उनके लिए हमारी दुआएं हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि एक माशरे में मुसलमान ही मुसलमान हो, कोई दूसरा ना हो, और एक माशरे में जहाँ मुसलमान कम है और गालिब अक्सरियत है आप उसको यानी छोड़ के आ जाएं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जो चीज़ हो गई वो और चीज़ है। इसके अपने यानी पस मंजर था, आप उस पस मंजर से अलग करके चीज़ों को ना देखें ना। अच्छा फारूक साहब, आपने कहा कि जी दो कौमी नजरिया जो है वो कायदे आजम ने 11 अगस्त की तकरीर में खत्म कर दिया, लेकिन सर नहीं, उसके मैंने बाद नहीं की कहा एक ये बात। तकरीर है। नहीं, ये बात मैंने नहीं कही, ये बात मैंने नहीं जी कही। जी 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 मैंने ये कही दो कौमी नजरिया हिंदुस्तान की तकसीम के लिए था। जी जी पाकिस्तान में जब आ गए तो हमने तो सबको तस्लीम कर लिया और उनको बराबर के हकूक दे दिए असूली तौर पर। अमलन क्या हुआ वो एक अलग बहस है। असूली तौर पर हमने उसको दे दिया, आइन में उसका हक दे दिया। इसका मतलब अब ये नहीं है कि सर, वो दो कौमी नजरिया खत्म हो गया। क्या वो दो पाकिस्तान के कौमी इस नजरिया वक्त गैर मुसलिमों को बराबरी के हकूक हैं? अमलन नहीं है, नहीं, पाकिस्तान के आइन में, असूली तौर। पाकिस्तान के आइन में। मैं अर्ज कर रहा हूँ अमलन आपको हासिल नहीं है, लेकिन असूली तौर पे तो हम उनको बराबर मानते हैं। कायदे नहीं, आज़म ने भी यही बात कही थी। कहाँ मानते हैं? असूली तौर पे ये होता है, देखिए, आइन और कानून में है। आपके यहाँ कंट्राडिक्शन मौजूद है, मसाइल मौजूद हैं, चीज़ों को प्रॉपरली हमने हल नहीं किया। मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ तहरीकें चली, मुख्तलिफ जो मसाइल पैदा हुए, उसके नतीजे में जो चीज़ें होती चली गई वो चीज़ें आइन का हिस्सा बनती चली गई, मसाइल पैदा हुए। लेकिन हम ये तो कहते हैं कि अक़लियतों को बराबर का हक है और ये आइन उसकी जमानत देता है। अब अगली बात यह है कि वो सदर वजीर आजम बन सकते हैं नहीं बन सकते, इन चीज़ों को एड्रेस करने की जरूरत है। वो तो अच्छा स्पीकर भी। अच्छा फारूक साहब, आपने ये कहा कि दो कौमी नजरिया जो है वो उन्होंने खत्म नहीं किया। सर ये बात जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो पहले सदर थे चौधरी खलीकुज़्ज़मान, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि जब कायदे आजम आ रहे थे दिल्ली से कराची, तो 1 अगस्त को उन्होंने एक फेयरवेल मीटिंग की मुस्लिम लीग के लीडर से जो उस वक्त वहां दस्तयाब थे, और उसमें रिजवानुल्लाह साहब जो दिल्ली मुस्लिम लीग के एक ऑफिस बेरर थे, उन्होंने इस तरह के सवाल शुरू कर दिए कि हम तो बहुत आगे आगे थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, अब हमारा क्या बनेगा। तो खलीकुज़्ज़मान कहते हैं कि वो इतनी आकवर्ड हो गई गुफ्तगू, और मैंने उनको कहा कि छोड़ो यार कोई और बात करो। तो वो कहते हैं जी मेरा ये ख्याल है कि उस गुफ्तगू का ये नतीजा था कि कायदे आज़म ने 11 अगस्त को जब अपनी पहली तकरीर की कराची में, तो उन्होंने दो कौमी नजरिए को खैरबाद कह दिया। अगर उन्होंने खैरबाद कह दिया तो फिर एक कौम बन गई ना जी, पाकिस्तानी कौम। लेकिन उसके बाद फिर एक बयान कायदे आजम ने दिया गालबन लाहौर में अक्टूबर में जाके कि जी दो कौमी नजरिया जो है वो नजरिया नहीं है, वो तो एक हकीकत है। तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि अब भी पाकिस्तान में दो कौमें हैं, और सैयद अली गिलानी साहब जो बात कर रहे हैं दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे मसला कश्मीर को हल करना चाह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जिस तरह 47 में एक कत्लो गारत हुई, उसी तरह से एक नई कत्लो गारत हो, हिंदुओं को अलहदा कर दिया जाए, वहां से निकाल दिया जाए, जैसे हिंदू पंडितों को वहां से निकाला गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जी जी, दो कौमी नजरिया ये है कि जहां जिसकी अक्सरियत है वो हिस्सा उसे मिल जाएगा, और उसी बुनियाद पर अली गिलानी भी इसपे ये जो हिजरत हुई ये तो उसका एक नतीजा था ना, लेकिन ये असल प्लान का हिस्सा तो नहीं था। ये तो एक बड़ी नागवार सी सूरत हाल पैदा हो गई, ये होनी नहीं चाहिए थी, जिसको ये पैदा किया गया दोनों तरफ से किया गया, बदकिस्मती थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अली गिलानी जो बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ आना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जितने गैर मुस्लिम हैं उनको वहां से निकाल दिया जाए। उनका भी उतना ही राइट होना चाहिए जितना बाकी कश्मीरियों का है। शकील साहब, मुझे हिंदुओं को तो वहां से ऑलरेडी निकाल दिया गया है। जो जितने पंडित थे वही स्ट्रेटेजी थी मिलिटेंसी की कि एक को मार दो, 1000 डर जाएंगे, वो सारे भाग जाएंगे वहां से। तो सर अली गिलानी अगर दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे ये कर रहे हैं, तो फिर सर जम्मू में जो मुसलमान हैं, जम्मू के मुसलमान क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे अली गिलानी को? लद्दाख के मुसलमान क्यों नहीं सपोर्ट करते अली गिलानी साहब को? तो चलो आपको मुबारक हो, ये जो अभी आईनी तब्दीलियां हुई हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं,
इंडिया में उसके तहत तो आप सबके लिए इंडिया मकबूजा कश्मीर को खोल दिया गया है ना, कि वहाँ हर आदमी आके घर भी बना सकता है, रह भी सकता है, जमीन भी ले सकता है, ओपन कर दिया गया। आपको मुबारक हो। शकील साहब, एक थोड़ी सी वजाहत फारूक साहब ने कहा है कि जो हिजरत थी ये ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं थी, ये बदकिस्मती थी। लेकिन 3 जून के प्लान का तो ये हिस्सा थी कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होगा, ये तो हिस्सा था, उसमें शामिल था। जो 3 जून का प्लान है जो एक्सेप्ट किया मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, उसमें तो तबादला आबादी लिखा हुआ। मैं माफी चाहता हूँ, ये मेरे इल्म में नहीं था, मैं वापस ले लेता हूँ। 3 जून के, थैंक यू सर, 3 जून के प्लान का हिस्सा था। अच्छा सर, आपने फारूक साहब ये बात की कि ये जो कश्मीर है ये अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, ये बड़ा ही पॉपुलर आर्गुमेंट बन गया है समहाउ पाकिस्तान में। तो सर अनफिनिश्ड प्रोपेगेंडा, हाँ, कश्मीर से ज्यादा सर पाकिस्तानी जो ओहदेदार हैं, सदर हैं, वजीर आजम है, वो ज्यादा कहते हैं। तो सर अनफिनिश्ड एजेंडा क्या जूनागढ़ नहीं है? क्यों जूनागढ़ की जो एक्सेप्शन थी हमने कबूल की, किस उसूल के तहत की? और हम जूनागढ़ का मसला यूएन में लेके गए, इंडिया तो कश्मीर का मसला लेके गया, पाकिस्तान को तो यूएन का मसला वहां रेज करना चाहिए। और सर आपने बात की कि कश्मीर का जो स्टेटस है इंडिया ने चेंज कर दिया, तो सर क्या हमने नॉर्दर्न एरियाज का स्टेटस चेंज नहीं किया जो मुआहदा कराची था उसके तहत? और उसको तो 70 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए बल्कि। मुझे मुआहदा कराची की तफसीलात मुझे तो मालूम नहीं है, अगर ये चेंज हो गया तो हो गया होगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब हम वहाँ जो कहते हैं कि पूरे शहरी हकूक नहीं है, हमारे शुमाली इलाका जाते हैं और लोगों के साथ मसाइल हैं, हम उनको पूरे यानी शहरी तस्लीम नहीं करते, उनको राइट्स नहीं है, उसी तरह हुकूमत का हक नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत है ये भी एक कठपुतली सी है। तो वो इसीलिए शायद ये है कि हम उस सारे मामले को तब्दील नहीं करना चाहते जब तक कि कश्मीर का ये मसला हल ना हो जाए। अब वो उसकी कश्मीर का कराची वाला मुआहदा क्या है, उसकी क्या इम्प्लीकेशन है, मेरे ना मुझे याद, पढ़ा तो है मैंने शायद कुछ 1-2 जगहों पर, लेकिन मेरे जहन में नहीं है। आप बता सकते हैं तो हो सकता है। जी लियाकत साहब, आप क्या कहेंगे इन मसाइल के बारे में? पाकिस्तान शुरू दिन से गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का हिस्सा मानता ही नहीं है। पाकिस्तान की जो रियासत है वो गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानती। और कश्मीर की जो लीडरशिप है, चाहे वो पाकिस्तानी कश्मीर हो या इंडियन कश्मीर हो, वो गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का हिस्सा मानते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली जो गिलगित बल्तिस्तान है वो कश्मीर का हिस्सा नहीं है। इसीलिए हमने, आपको पता है कि इंडिया जो पाकिस्तान कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है वो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा, कश्मीर का हिस्सा करार दे चुकी है, लेकिन इस पर कभी अमल दरामद नहीं हुआ। ये एक खुद बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है वो गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का हिस्सा कहती है, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का हिस्सा मानता ही नहीं है। इसीलिए हमने उसको एक सब सूबा बनाया और अब उसको पूरा सूबा बनाने जा रहे हैं। अब इससे इमरान खान की हुकूमत ने तो ये कह दिया ना कि बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे कि हम आपको सूबा देने जा रहे हैं। तो ये खुद एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। लियाकत साहब, मेरा ख्याल है कि इसके पीछे कुछ और मामलात हैं जो मौजूदा जो अपसेट हुए हैं, कि जैसे 370 वगैरह वहाँ कश्मीर में हुए हैं, ये शायद किसी की बड़ी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा रही है चीज़, और उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत शायद ये गिलगित बल्तिस्तान के भी मामलात हो रहे हैं। अब इस तरह की मालूमात जाहिर है कि बहुत ओपन नहीं होती, हमारे पास नहीं होती, बहुत महदूद लोगों के पास होती हैं, तो उसके तहत शायद ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हाँ, तो फारूक साहब, जी फारूक साहब, आपके ख्याल में कि यूएन सॉरी आपके ख्याल में क्या है बेस्ट रियलिस्टिक सोल्यूशन क्या है कश्मीर का? कि क्या हमें जो हम अब तक जो पॉलिसीज फॉलो करते रहे हैं कश्मीर के हवाले से, उसी तरह की पॉलिसीज हमें अपनाए रखनी चाहिए, या हमें कुछ रीथिंक करना चाहिए और किसी रियलिस्टिक हल की तरफ जाना चाहिए? इसलिए कि हमारी मईशत का जो हमने हाल कर लिया है, हमारी जो तालीम का हाल है, हमारे बाकी जो सोशल सेक्टर का हाल है, उस पर हम कोई तवज्जो दे सकें। ये बात तो मैं पहले कह चुका कि हमारी ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, और जो कुछ हमने किया उससे हमने कश्मीर को नुकसान पहुंचाया, जाहिर है कि अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया। हमें रीथिंक तो करना है, लेकिन इस तरह से नहीं करना कि हम अपना मुतालबा, अपना क्लेम खत्म कर दें कश्मीर पर, यह हमें नहीं करना। कश्मीर
हमारे खून का हिस्सा है, हमारे ही भाई बंद वहाँ रहते हैं, हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, तो उनसे ताल्लुक ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन इसको हल करने के लिए जो स्ट्रेटजी हमने इख्तियार की, और जैसे कि अभी कहा गया कि हमने, लियाकत साहब कह रहे थे और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, कि हम अपने इंटरनल मामलात, इंटरनल पॉलिटिक्स में कश्मीर के साथ कश्मीर को ले आते हैं और कश्मीर के साथ भी ज्यादती करते हैं, अपने साथ भी ज्यादती करते हैं। तो हमें ये चीज़ें तो ठीक करनी है। लेकिन जब आप ये बात कर रहे थे तो लियाकत साहब कोई बात कहना चाह रहे थे, जरा इनको मौका दीजिए। जी लियाकत साहब। ये मैं कश्मीर के, मेरे ख्याल है कि कश्मीर का जो मसला है, जो उसका रियलिस्टिक हल, वो मेरे नज़दीक, ये मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरे नज़दीक तो यही है कि जो इंडिया के पास है वो इंडिया के पास है, जो पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान के, और दोनों तरफ के कश्मीरियों को आने जाने की आज़ादी होनी चाहिए, उन एक दूसरे से मिलने की आज़ादी होनी चाहिए, ट्रेड की आज़ादी होनी चाहिए, और फिर कोई ऐसा मुस्तकबिल करीब या बईद में कोई ऐसा हाल शायद हो कि दोनों लोग आपस में मिल के कोई हल ढूंढ सकें। इस वक्त दोनों मुल्कों की जो हुकूमतें हैं उनके पास कश्मीर का रियलिस्टिक हल कोई नहीं है।